गेस। ठीक है, चलो। कितने आए इस बार आप लोगों का बता सकते हो? 109 आया सर मेरे। 109। आपका कमलप्रीत? 73 सर। 70 बहुत कम हो गया कमलप्रीत आपका तो। यस सर। फिजिक्स में कितने आए अनमोल? फिजिक्स में सर 28 आया। क्यों इतना कम क्यों आए? ईएमआई ही था ना सर? कुछ नेगेटिव मार्किंग हो गई सर, वो तो निकलते हैं। नेगेटिव हो गई? नेगेटिव नहीं करो यार, ठीक है, छोड़ दो, वो अच्छा है नहीं, लेकिन नेगेटिव नहीं करो, ठीक है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं ओके आ सर। रहा है, ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मान लो कि गलत है या सही होगा, ठीक है, या जो लग रहा है कि नहीं होगा, तो उसको जबरदस्ती अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। नेगेटिव करने से अच्छा है ना कि जीरो रहे। नेगेटिव में क्या होगा, जो तुमने किया उसमें से भी नंबर कटते हैं। यस सर। समझ गए? सर आंसर कई बार सेम सेम होते हैं ना, तब गलत हो जाते हैं, मतलब ऑप्शन ढूंढने में थोड़ी दिक्कत होती है सर। नहीं तो उस पर टाइम दो ना, ऐसा नहीं जल्दबाजी भी नहीं करना है ना। ठीक है, टाइम दो अच्छे से कि क्या पूछ रहा है, तुम क्या कैलकुलेट किए हो, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्या पूछ रहा है, हम लोग कुछ और कैलकुलेट करके वो मार्क कर देते हैं, ठीक है, तो ये सब नहीं करना ना। ओके सर। ठीक है। जी हिमांशु? चलो, अभी 49 हो गए ना। क्लास कब मैथ का खत्म हुआ? 8, 5, 10 पर होगा। यस सर। तो टाइम हो गया मैथ का क्लास खत्म हुए। लेट से स्टार्ट हुआ था क्या आज मैथ? यस सर, 7 बजे यस हुई सर। थी। ओके, चलो 2-3 मिनट और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। यस सर। चलो, ठीक है। यस सर। सर अगर पीवाईक्यू हमसे हो रहे हैं सर, अवंती में मतलब स्कोर कम आ रहे हैं, तो सर वो ठीक है, या फिर पीवाईक्यू सही हो रहे हैं वो गलत बात है? नहीं, पीवाई की हो रहा है तो ये अच्छी बात है ना। मतलब सर पीवाईक्यू तो ईएमआई के हो रहे थे मुझसे, पर जब मैंने अवंती के क्वेश्चन किए सर वो नहीं हो रहे थे। अच्छा, नहीं पीवाई की हो रहा है तो ये अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि जैसा क्वेश्चन आएगा ना वैसा ही रहता है ना पीवाई क्यू में, ठीक है। ओके सर। जी चिराग, चिराग आपको, आपने रमेश सर को मैसेज दिया था क्या कुछ? चिराग, गुड इवनिंग। जी चिराग, मैं पूछ रहा हूँ आपने रमेश सर को मैसेज किया था क्या? वो कुछ असाइनमेंट का जो आपका इशू था वगैरह कुछ। माइक ओपन कर सकते हो आप? ओके। तो आपका क्या इशू हो रहा है असाइनमेंट में? टाइम नहीं मिल रहा है क्या असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए?
ठीक है, तो आप ऐसा करना ना, कल जब आप फ्री बना ना तो मुझे कॉल कर लेना एक बार। ओके, हम लोग बात करेंगे इस पे। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नहीं है ना? चलो, आज अपना नया टॉपिक है ईएम वेव, है ना? यस सर। अच्छा, एक बात बताओ, आप सभी के पास एनसीईआरटी है? क्योंकि देखो, इसमें मैं ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? इसमें आपको जो है एनसीईआरटी से करना होगा। सभी के पास एनसीईआरटी है? यस सर। यस ठीक है, सर। तो देखो, बेसिकली ना इस चैप्टर में ना 3 टॉपिक पढ़ना है, ठीक है? एक तो एक तो है डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है? ठीक है, दूसरा है ईएम वेव के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम, ठीक है? तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट करंट देखो, एनसीईआरटी में देखोगे ना तो इसका थ्योरी अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है? जो ईएम वेव का है ना, थ्योरी दिया हुआ है, और इसमें मैक्सिमम थ्योरी ही है, ठीक है? जो न्यूमेरिकल जहाँ से बन सकता है वो हम करवा देंगे, और थ्योरी के लिए आप लोग एक बार रीडिंग डाल देना, ठीक है? रीडिंग डालोगे समझ में आएगा कि ईएम वेव वगैरह क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट करंट तो मैं अभी समझा रहा हूँ, ठीक है? फिर भी इसको भी रीडिंग देना एक बार, ठीक है, कि क्या होता है, क्योंकि ये थ्योरी ज़्यादा है इसमें, ठीक है? लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं ना वो ज्यादातर न्यूमेरिकल पार्ट से ही आ जाते हैं, जैसे कि ईएम वेव में करेंगे, ईएम वेव से ही वो डिस्प्लेसमेंट करेंगे कभी कभी आ जाता है, लेकिन ईएम वेव से ही क्वेश्चन आते हैं, इसमें कुछ है नहीं, वो वेव का इक्वेशन है, ठीक है? क्लियर है? यस सर। यस। तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा डिस्प्लेसमेंट करेंट। देखो, होगा क्या कि मान लो मेरे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है? एक मेरे पास कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, है ना? यस सर। तो बैटरी से कनेक्ट किया तो ये कहाँ होगा, यहाँ क्या क्या होगा कि इसमें करंट फ्लो करेगा ऐसे, ठीक है? करंट फ्लो करेगा। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, वहाँ पे एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो वो सब लिखा हुआ है यहाँ पे, कि अगर हम बात करें, ये करंट कैरिंग वायर है, तो इस वायर में क्या होगा, इस वायर के आसपास यहाँ पे, ठीक है, अगर हम बात करें एक एम्पियर लूप ले, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना? यस यस सर। सर। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो साइंटिस्ट लोगों ने यहाँ पे मैग्नेटिक, मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल जो ये किए थे डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट मैक्सवेल ने दिया था, उन्होंने बोला कि यहाँ पे अगर नीडल रखे तो यहाँ पे करंट है, तो करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आया, तो ये तो बात सही है कि वो मैग्नेटिक फील्ड कुछ और नहीं, इंटू बी इंटू डी एल, एम्पियर्स लॉ से, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, ठीक है? आई इनक्लोज इसमें आई है, तो बी डॉट डी एल से हम लोग यहाँ से बी निकाल सकते हैं, ठीक है? डीएल का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई आर, ये जो लूप है उसका रेडियस 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक है, इसका लेंथ। तो इन्होंने ये किया, फिर उन्होंने क्या किया कि कैपेसिटर के बीच में जो गैप था वहां पे मैग्नेटिक नीडल ले गए,
तो यहाँ भी देखा कि यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, लेकिन यहाँ तो कोई करंट कैरिंग वायर है नहीं इस बीच में, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो करंट कैरिंग वायर बनाता है, या मैग्नेट रहेगा तो मैग्नेट के कारण होगा। तो यहाँ पे तो वो दोनों में से कोई नहीं, ना तो मैग्नेट है ना ही करंट कैरिंग वायर है, तो इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड कैसे आया, है कि नहीं? यस सर। ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला, उन्होंने फिर यहीं से एक्सपेरिमेंट वगैरह करते करते एक नया कॉन्सेप्ट लाया कि इसमें जो है ना, ये जो वायर है, वायर में कंडक्शन करंट फ्लो कर रहा है आई से, और यहाँ पे जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो कर रहा है आई डी। ठीक है। और ये आई डी क्यों आया, तो उन्होंने थ्योरी दिया कि क्या होगा कि जब तुम कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करोगे तो इस पे चार्ज इकट्ठा होना शुरू होगा धीरे धीरे करके। मान लो इस पे प्लस डी क्यू आया तो इस पे माइनस डी क्यू, और धीरे धीरे चार्ज क्या होगा, ये बढ़ते रहेगा। मान लो एक पहले एक चल रहा है, इस पे माइनस, फिर 2 हुआ, फिर बढ़ा। ठीक है, ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। यस सर। तो चार्ज अगर इंक्रीज कर रहा है, तो चार्ज इंक्रीज करने के कारण इस पे क्या होगा, इसके बीच देखो चार्ज जैसे ही आएगा तो इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा क्यू बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हम लोग देखो ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इलेक्ट्रिक। अगर हम इसको क्यू के टर्म में लिखें तो सिग्मा को क्यू बाई एरिया लिखेंगे, तो ई जो आएगा क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे चार्ज तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, हमने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ा था ना, तो चार्ज तो धीरे धीरे बढ़ेगा ना। ठीक है, टाइम लगता है ना चार्ज को बढ़ने में। ठीक है, तो धीरे धीरे चार्ज बढ़ेगा, तो उससे कारण क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंक्रीज कर रहा है ना। यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, इस कैपेसिटर के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो उन्होंने मैक्सवेल ने बोला कि इसी चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक डिस्प्लेसमेंट करंट आता है। ठीक है, इसी चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक डिस्प्लेसमेंट करंट आता है। और उन्होंने उसका फार्मूला बहुत सारे कैलकुलेशन वगैरह के बाद लिखा, अलग अलग कैलकुलेट कर करके, मतलब उन्होंने पता तो चल गया कि उनको कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने के कारण हो रहा है, लेकिन फिर उन्होंने फिर कैलकुलेट करना शुरू किया कि जो वैल्यू होगा वो कितना होगा। तो उन्होंने बहुत सारा कैलकुलेशन किया और फाइनली वो इस यहाँ पे पहुंचे। उनका जो आंसर है यहाँ पे मैच किया कि जो आई डी होगा ना, वो होगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, और ये जो फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है, ये फाई क्या है, यहाँ पे फाई जो है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, और यस इलेक्ट्रिक सर। फ्लक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, फाई ई को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, है ना। यस सर। तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला आया, ये यही आया, आई जी जो होगा वो होगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने के कारण डिस्प्लेसमेंट करंट आया, और इस डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड आया। तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, बोल सकते हैं ना। यस सर। यस सर। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखो ये होगा, क्योंकि देखो पहले साइंटिस्ट लोग मानते थे ना कि कैपेसिटर के बीच में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन मैक्सवेल ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, मैग्नेटिक नीडल लिया। ठीक है, मैग्नेटिक नीडल को पहले यहाँ पे रखा, तो उन्होंने देखा कि डिफ्लेक्ट हुआ। तो चलो ये तो सही है कि यहाँ पे करंट कैरिंग वायर है, उसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड आया, तो ये सही है। फिर उन्होंने क्या किया कि इसके बीच में ले जाकर, क्योंकि उससे पहले मालूम नहीं था कि इसके बीच भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, कोई एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया था बीच में ले जाकर। ठीक है, सबको लगता था कि यहाँ पे तो कोई करंट कैरिंग वायर या मैग्नेट है नहीं, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड आएगा नहीं। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे ले जाके नीडल को देखा, तो वहां पे देखा तो वहां भी डिफ्लेक्ट कर गया। तो डिफ्लेक्ट किया तो मैग्नेटिक नीडल है, वो डिफ्लेक्ट किया तो वो मैग्नेटिक फील्ड में ही डिफ्लेक्ट करेगा ना। यस सर। यस सर। तो यहाँ से कंक्लूड हुआ कि चलो यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड तो है,
ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, पहले लोग मानते थे कि नहीं है, लेकिन यहाँ से मानने लगे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। फिर मैक्सवेल ने क्या किया, कैलकुलेट करना शुरू किया कि मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो फिर बहुत सारे कैलकुलेशन करने के बाद वो इस रिजल्ट पे आया, जो उनका जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है जो आ रहा था वो इस फॉर्मूला से फिर मैच कर रहा था। उन्होंने बहुत सारा कैलकुलेशन किया कि क्या होगा वैल्यू, क्या होगा वैल्यू, क्योंकि वैल्यू तो पता चल गया था, लेकिन एक फार्मूला चाहिए ना कि इसके चेंज होने से या इस फार्मूला में रखेंगे तो आ जाएगा, बार बार तो कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने इस फार्मूला पे आए कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, डिस्प्लेसमेंट करेंट होगा, इसके अंदर वो होगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ठीक है, यस सर। समझ गए। और यस फिर सर। यहाँ से देखा इन्होंने कि फिर एक्सपेरिमेंट से इन्होंने पता किया कि ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है और ये कंडक्शन करंट है, ठीक है, वो दोनों करंट भी सेम होगा। ठीक है, वो दोनों करंट भी क्या आया, सेम ही आया। क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखूं कि आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम फाई ई को लिख सकते हैं ई इंटू एरिया, ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। ठीक है, तो यहाँ से जो आई डी आ जाएगा अपना, वो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट डी ई इंटू एरिया। ठीक है, अपॉन डी टी। अगर मान लो इस प्लेट का एरिया अगर कांस्टेंट है तो वो इससे बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डी ई बाई डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये पैरेलल प्लेट है। ठीक है, ये भी पोटेंशियल से कनेक्टेड है, ये भी पोटेंशियल से कनेक्टेड है। ठीक है, ये पैरेलल प्लेट भी पोटेंशियल से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा और इसका डिस्टेंस डी है। तो हम ई को लिख सकते हैं ना, भी को लिख सकते हैं ई डॉट डी, ई इंटू डी। तो यहाँ से ई क्या आ जाएगा, बी बाई डी ना। यस सर। बोलो, सही है। यस सर। ठीक है, ये ऐसा कर लेते हैं कि हम ई को लिख सकते हैं क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ई को हम लिख सकते हैं क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट ए और डी ये हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, ई को लिख देते हैं, जो कि ई का फॉर्मूला आया था क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट में से देखो, क्यू बाई ए, चलो पहले रख ही देता हूँ, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी टी। तो यहाँ पे देखो ए एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्यों, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए बाहर आएगा और ये बचेगा डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आया आई डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। और देखो यहाँ से हमें पता चलता है कि डी क्यू बाई डी टी भी क्या, डी क्यू बाई डी टी जो है वो कंडक्शन करंट है। ठीक है, इसमें जो सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो डी क्यू बाई डी टी ही होगा। तो यहाँ से पता चला कि डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट का मैग्नीट्यूड सेम ही है। ठीक है, और ये डी क्यू बाई डी टी कुछ और नहीं है, आई कंडक्शन है जो कि वायर में फ्लो कर रहा है। तो यहाँ से पता चला कि आई डिस्प्लेसमेंट और आई कंडक्शन क्या है, सेम ही है। ठीक है, क्लियर है। यस सर। अब देखो हम लोग थोड़ा सा और कैलकुलेट करते हैं कि आई डिस्प्लेसमेंट का तो मेन फार्मूला यही है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ठीक है, तो मेन फार्मूला तो अपने पास यही है कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट करंट को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। क्लियर है। सर पिछली वाली स्लाइड को फिर से रिपीट कर दोगे, मेरी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ जी, तो मैंने आई डी को लिखा एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ठीक है, और यहाँ से आई डी आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट फाई को हम लोग लिख सकते हैं ई इंटू ए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, ई डॉट ए होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो एरिया जो है इस प्लेट का, जो भी एरिया होगा ये कांस्टेंट होगा, तो एरिया बाहर आ जाएगा डिफ्रेंसिएशन से और ये बचेगा डी ई बाई डी टी। ठीक है, और ई का वैल्यू हम लोग
यहाँ पे डी है ना, तो ई के जगह क्यू बाई ए इप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, क्यू बाई ए इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसमें से देखो क्यू तो वेरिएबल है क्योंकि चार्ज धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है ना, चार्ज चेंज हो रहा है ना, तो क्यू तो वेरिएबल है। लेकिन ए और इप्सिलॉन नॉट जो है अपना वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे इप्सिलॉन नॉट ए बाई इप्सिलॉन नॉट ए डी क्यू बाई डी टी बचेगा, क्यू बचेगा। तो ये आगे जाएगा आई डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो यहाँ से पता चला कि ये डी क्यू बाई डी टी कुछ और नहीं, कंडक्शन करेंट है। तो यहाँ से पता चला कि आई डिस्प्लेसमेंट और आई कंडक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम ही है। ठीक है, यस यस सर। सर। तो अब देखो जो डिस्प्लेसमेंट करंट आया इप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी, मेन फार्मूला तो डिस्प्लेसमेंट करंट का यही है। अब हम लोग थोड़ा सा चेंज इसमें लाते हैं, थोड़ा सा इसको और ऐसा करते हैं कि कुछ और फॉर्म में लाते हैं। मान लो कि इस कैपेसिटर का एरिया ए है, ठीक है, और ये भी पोटेंशियल से कनेक्टेड है, तो इसका पोटेंशियल भी हो जाएगा। और ये अगर डिस्टेंस है इस दोनों के बीच, प्लेट के बीच, तो हम लोग भी को लिख सकते हैं ई इंटू डी। तो यहाँ से ई जो आ जाएगा बी बाई डी। तो आई डी जो आ जाएगा इप्सिलॉन नॉट डी, फ्लक्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा, फ्लक्स जो आएगा ई इंटू एरिया, और ई का वैल्यू आया वी बाई डी इंटू एरिया। ठीक है, ये फ्लक्स आ गया ना। यस सर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आई डी को फिर से, आई डी इज इक्वल टू, देखो फिर यहाँ से एरिया और डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू डी वी बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ से आ गया आई डी इज इक्वल टू, देखो इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या है, कैपेसिटेंस ना। यस सर। यस सर। तो यहाँ से आई डी आ गया सी डी वी बाई डी टी। ये फार्मूला कब लगाएंगे, जब हमारे पास कैपेसिटर का वैल्यू हो, ठीक है, कैपेसिटेंस हो और पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हो। तो डीवी बाई पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर देंगे और कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने पास डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगी। क्लियर है ये? यस सर। देखो इफ सी एंड भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम नोन, ठीक है, भी क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ टाइम नोन। ठीक है, कैपेसिटेंस पता हो और भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो। इसको तब यूज करेंगे, इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो हम लोग को पता ही है, इसको तब यूज करेंगे जब पाई ई या फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता हो, या इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता हो। क्योंकि अगर मान लो कि एरिया कांस्टेंट है ना, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं आई डी को इप्सिलॉन नॉट ए डी ई बाई डी टी। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो अगर एरिया कांस्टेंट है तो आई डी जो आ जाएगी वो इप्सिलॉन नॉट, एरिया बाहर आ जाएगा, डी ई बाई डी टी। ठीक है, तो इसको कब यूज करेंगे, इस फार्मूला को तब यूज करेंगे जब हमें फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मालूम हो। ठीक है, और इस फार्मूला को तब यूज करेंगे इप्सिलॉन नॉट ए जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मालूम हो। क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। तो हमने ये लिख दिया है ना कि चार्ज चेंजिंग ईएमएफ। तो डिस्प्लेसमेंट करेंट जो आया, तो डिस्प्लेसमेंट करंट विल प्रोड्यूस ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यस सर। तो इन्होंने फिर मैक्सवेल ने क्या किया कि जो एम्पियर का लॉ था ना, उसमें थोड़ा सा करेक्शन किया। एम्पियर्स का लॉ था इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, ठीक है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, तो उन्होंने थोड़ा सा करेक्शन किया, ये एम्पियर्स का लॉ था। ठीक है, एम्पियर्स का लॉ था। फिर मैक्सवेल में इसमें थोड़ा सा करेक्शन किया, उन्होंने बोला बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट, सिर्फ आई नहीं होगा,
आई कंडक्शन प्लस आई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों है तो वो दोनों कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर यहाँ पे लगाए तो यहाँ पे सिर्फ कंडक्शन करंट है तो सिर्फ हम कंडक्शन करंट लेंगे, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो हो जाएगा। अगर हम इसके अंदर लगा रहे हैं तो यहाँ पे कंडक्शन करंट जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगा, ठीक है। यस सर। सर कंडक्शन करंट क्यों जीरो होगा? डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटर के अंदर तो वायर है ही नहीं ना, तो इसमें कनेक्शन करंट आएगा कैसे? कैपेसिटर के अंदर वायर है ही नहीं ना, तो ये जो वायर में फ्लो कर रहा था ये तो करंट इसमें आएगा नहीं ना, ठीक ओके है, सर। समझ गए। तो ये था मैक्सवेल का फार्मूला। मैक्सवेल ने एम्पियर्स जो लॉ था ना उसमें थोड़ा सा करेक्शन किया, ठीक है। देखो एम्पियर्स जब मैक्सवेल ये सब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना तो मैक्सवेल का एज ज्यादा नहीं था और ये मैक्सवेल नए नए साइंटिस्ट आए थे। एम्पियर्स बहुत मतलब बड़े साइंटिस्ट माने जाते थे उस समय तक। तो मैक्सवेल ने पहले ही बोला था कि मैक्सवेल ने पहले ही बोला था कि अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। लेकिन कोई उनका बात नहीं माना। लेकिन फिर उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया, नीडल वगैरह ला के रखा वहाँ पे, ठीक है, तो नीडल से पता चला कि डिफ्लेक्शन हुआ है, तो फिर तो सबको मानना पड़ेगा कि ये डिफ्लेक्शन हुआ है यानी मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड है तो सबने मानना शुरू कर दिया। फिर मैक्सवेल से पूछा कि अब बताओ कितना है मैग्नेटिक फील्ड, कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो फिर उन्होंने कंडक्शन करंट का ये किया, डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट लाया कि अंदर उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट मान लिया कि इस डिस्प्लेसमेंट के करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आया, और फिर हम उसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे इस लॉ से, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई डी, क्योंकि अंदर तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा, ठीक है। यस यस सर। ओके, तो यस हम सर। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो जो अपना 4-5 यहाँ पे तुम देखो, मैं एनसीईआरटी ओपन करता हूँ इसका। तो एनसीईआरटी में ना तुम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन, उसके बाद सिर्फ डायरेक्ट आ गया है डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट में यही है। फिर उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट में जो भी था ये फाई डिस्प्लेसमेंट डी क्यू बाई डी टी ये सब आ ही गया, ठीक है। फिर उन्होंने जो मैक्सवेल का जो उन्होंने करेक्शन किया वहाँ पे वो भी आ गया, ठीक है। इसको फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि इसको हम म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट आई डी के जगह हम लिख सकते हैं इप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है। यस सर। तो ये भी लिख सकते हैं। तो फिर मैक्सवेल ने क्या किया ना कि चार जो लॉ था ना, ठीक है, उसको अपने नाम से लिख दिया कि मैक्सवेल मॉडिफाइड लॉ, ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है। मैक्सवेल इक्वेशन जिसमें कि सबसे पहला था इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एक था इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए, ठीक है, इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, कि क्लोज लूप में ना, क्लोज लूप में जो बी डॉट डी ए करेंगे तो वो हमेशा जीरो आएगा, ठीक है। फिर उन्होंने एक लिया कि इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल इज इक्वल टू जो ईएमएफ जो आता था ना, ईएमएफ वो क्यों आता था, डी फाई बाई डी टी करने से ना, तो ईएमएफ कुछ और नहीं पोटेंशियल था, तो पोटेंशियल को हम ई डॉट डी एल लिख सकते हैं ना, ठीक है। अगर पोटेंशियल को हम v इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल लिख सकते हैं ना, तो ई डॉट डी एल कुछ पोटेंशियल था, और पोटेंशियल कैसे आता था, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण ना, डी फाई बी अपॉन डी टी, ठीक है, समझ गए। और फिर एक नया जो थी इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई बी, ठीक है। तो एनसीईआरटी में देखोगे ये चारों इक्वेशन लिखा हुआ है, ये चारों एक तरह से मान लो तो ये चारों यहाँ पे पूरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म था ना उस पूरे का एक इक्वेशन लिखा हुआ है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, ये मैग्नेटिज्म में, ठीक है, ये ईएमआई में, और फिर ये यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। यस सर।
बढ़िया। चलो यस तो सर। कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलो ठीक है बेटा, क्वेश्चन करते हैं कुछ। मान लो कि एक कैपेसिटर है, ठीक है, एक कैपेसिटर है जिसका कि कैपेसिटेंस 2 फैराड है, ठीक है। कैपेसिटेंस जो है 2 फैराड है, ठीक है। तो पूछा है कि मान लो इसको हम चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, इसको अगर चार्ज कर रहे हैं तो इस पे जो चार्ज है ना, इसको जो चार्ज कर रहे हैं तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। तो पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। पोटेंशियल जो है वो दिया हुआ है 3 × t²। इस तरह से पोटेंशियल इसका इंक्रीज हो रहा है। तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट करेंट, ठीक है। हेलो, यस सर। यस सर। कैलकुलेट करो। सर 12T आएगा। क्या बोल रहे हो? 12T आएगा। यस सर 12 आ रहा है। तो हम लोग ने देखा ना यहाँ पे कि जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। तो हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे ना, आई डी इक्वल टू सी इंटू डी वी बाई डी टी, ठीक है। तो आई डी जो यस आ जाएगा सी इंटू डी वी बाई डी टी। हमें डी वी बाई डी टी चाहिए, तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी वी बाई डी टी जो आ जाएगी वो 6 × t आ जाएगी, ठीक है। तो आई डी का वैल्यू सी का वैल्यू 2 है और डी वी बाई डी टी जो आया 6 × t आया, तो ये आ जाएगा 12 × t। तो अगर हमें किसी भी टाइम पे पूछता ना आई डी, तो हम निकाल सकते थे। मान लो कि t इक्वल टू बोलता 1 सेकेंड पे, तो t का वैल्यू 1 रख देते, 2 पे बोलता 2 रख देते, है कि नहीं? यस सर। ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, जिसका कि कैपेसिटेंस जो है वो 5 माइक्रो फैराड है, ठीक है। ये चार्ज किया जा रहा है, ठीक है, इसको चार्ज किया जा रहा है। किसी भी टाइम पे जो करंट की अगर वैल्यू बात करें, ठीक है, करंट की वैल्यू जो है वो 5 एम्पियर है। तो फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर। बताओ आप लोग। सर 10 की पावर माइनस 10 के पावर -6। -7 आ रहा है सर। देख लेता हूँ। देखो
हाँ जी, आपका आया अनमोल, और किसी का आया? देखो यहाँ पे ये करंट दिया हुआ है ना, यहाँ पे कंडक्शन करंट दिया हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी होगा 5 ही। ठीक है। यस सर। आईडी को हम लिख सकते हैं सी डीवी बाई डी टी। तो हमसे पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, यानी यही पूछा है डीवी बाई डी टी। तो डीवी बाई डी टी जो हो जाएगी ना, वो हो जाएगी आई डी बाई सी। आई डी का वैल्यू 5 और सी का वैल्यू 5 माइक्रो फेराड, तो 10⁻⁻6। तो ये आ जाएगी 10⁻6। ठीक है, वोल्ट पर सेकेंड। क्लियर है? यस सर। चलो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। तो देखो, इस डिस्प्लेसमेंट करंट का कुछ ज्यादा फार्मूला नहीं है। ठीक है, 3-4 फार्मूला है, उसी में थोड़ा चेंज कर करके। मेन फार्मूला ये था आई डी इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ठीक है, फिर आया आई डी इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। ये भी क्या है? पोटेंशियल है। ठीक है, सी क्या है? कैपेसिटेंस है। अगर हम इसी को फिर से ऐसे भी लिख सकते हैं, आई डी इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट फाई को एरिया इंटू ई लिख दो, तो एरिया बाहर आ जाएगा डी ई बाई डी टी। ठीक है, यस सर। और आई कंडक्शन और आई डिस्प्लेसमेंट बराबर ही होगा। ठीक है, तो कहीं यस कहीं सर। ऐसा भी होगा ना कि तुमको डिस्प्ले डिस्प्लेसमेंट यस सर। क्या हुआ? कुछ इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है कि तो बोलो। यस सर, आ ये गया सर। ये हो गया ना? ठीक है, चलो यस अब सर। हम लोग आते हैं ईएम वेव पे आते हैं। ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ईएम वेव क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि चैप्टर का भी नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप सभी के पास ये है, एनसीआर की बुक होगा अभी पास में? यस सर। ओपन कर सकते हो 12th का एनसीआर की ईएम वेव, यस सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कर लो यस एक सर। बार आप लोग। तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी इलेक्ट्रिक भी आया और मैग्नेटिक भी आया। ठीक है, वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। देखो, लाइट भी अपना जो है ना, लाइट भी जो अपना है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। ठीक है, लाइट भी एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऑसिलेट करता है। ठीक है, आपस में परपेंडिकुलर। अगर मान लो वेव आगे जा रहा है, ठीक है, जैसे अगर हम बताएं यहाँ पे, सबसे पहले तो बात करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो सोर्स है ना, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो है एक्सेलरेटिंग चार्ज। ठीक है, चार्ज अगर एक्सेलरेट कर रहा, देखो हमने पढ़ा था कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है कि नहीं? यस यस। सर। अगर चार्ज एक्सेलरेट करने लगे, अगर मान लो चार्ज के पास एक्सेलरेशन आ जाए, तो एक्सेलरेशन के कारण वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट करता है। तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो है एक्सेलरेटिंग चार्ज, सोर्स ऑफ ईएम वेव। ठीक है, वो है, वहाँ पे देखोगे एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे लिखा रहेगा सोर्स ऑफ ईएम वेव जो है वो
एक्सेलरेटिंग चार्ज, ठीक है। तो चार्ज के बाद जब एक्सेलरेशन आ जाए ना, तो वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म करेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ इस तरह का होता है कि मान लो एक वेव, ये मान लो अपने पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, ठीक है। और ये एक्स, ये वाई, और ये जेड, ठीक है। या मान लेते हैं ये यस जेड, सर। ये एक्स, ये वाई, ठीक है। एक्स वाई इक्वल टू जेड। तो मान लो कि वेव अपना अगर एक्स में जा रहा है, वेव अगर इधर जा रहा है ना, वेव अगर इधर जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ वेव इधर है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो एक्स एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, इस तरह से। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन इस तरह से है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन है ना, वो इसके परपेंडिकुलर होगा और वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो वेलोसिटी देखो एक्स में है, सॉरी जेड में है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में ऑसिलेट कर रहा है। तो इसके पास एक ही रास्ता बचा जेड का, तो ये जो है ना वो जेड में ऑसिलेट करेगा कुछ इस तरह से, ठीक है, ऐसे। ये कुछ इस तरह से ऑसिलेट करेगा, ऐसे ऊपर नीचे जेड में, ठीक है। नेगेटिव जेड की तरह वाई में भी जाएगा ऐसे। और ये जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, वो कुछ इस तरह से ऑसिलेट कर रहा होगा ऊपर नीचे एक्स में, ठीक है। एक्स एक्सिस ऊपर है, ठीक है। तो ये देखो वो क्या रहा है कि ये जो है ना, ये वेव जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स डायरेक्शन में ऐसे ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वाई डायरेक्शन में आगे पीछे ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है। और वेव आगे भी जा रहा है तो इस तरह का शेप बनेगा, ठीक है, आगे भी ये इस तरह का बनते जाएगा, ठीक है। तो ये जो है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन। क्लियर है ये बात? सर आपकी वॉइस लैग कर रही है। हेलो, हाँ जी कमलप्रीत। सर वॉइस लैग कर रही है आपकी। अभी करना शुरू किया क्या? बीच बीच में कर रही है सर। यस सर। हाँ, तो देखो इसमें क्या होगा ना, हेलो, हाँ जी हेलो, यस सर। एक सर मिनट। कर रही है वॉइस लैग अब। हेलो। यस सर। तो मैं बोल रहा था ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऑसिलेट करते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि वेव जेड एक्सिस में जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसके परपेंडिकुलर ऐसे ऑसिलेट करेगा ऊपर नीचे, ठीक है।
और मैग्नेटिक फील्ड भी इसके परपेंडिकुलर और इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। यानी कि ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव तीनों आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर अगर वेव जेड एक्सिस में जा रहा है, ठीक है, और मान लो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस को हमने ऊपर लिया था, जेड एक्सिस को इधर लिया था और वाई एक्सिस को इधर लिया था। तो अगर वेव एक्स जेड में जा रहा है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर मान लो एक्स में ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बचा उसके पास एक ही रास्ता बचा, वो जेड एक्सिस में ऑसिलेट करने का। तो देखो वेव जा रहा है जेड में, सॉरी वाई में ऑसिलेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड, वेव जा रहा है जेड में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है एक्स में और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है वाई में। तो तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, ठीक है, यस सर। यस। तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? ये बात याद रखना कि ईएम वेव में जो तीनों होता है ना, जो डायरेक्शन ऑफ वेव होता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फिर से मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। एनसीईआरटी अगर खोल के देखोगे ना आप लोग, एनसीईआरटी अगर खोल के देखोगे तो यहाँ पे देखोगे, मैं देख रहा हूँ पेज नंबर बताता हूँ आप लोग को, पेज नंबर 6 में, ठीक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में देखोगे तो यहाँ पे दिखाया हुआ है एक्स वाई जेड, देख रहे हो आप लोग? यस सर। यस सर। ठीक है, सभी के पास है एनसीईआरटी? थम्स अप करो जिनका जिनके, अल्पेट, अनमोल और सिद्धार्थ, ठीक है, जसप्रीत, चिराग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो वेव है, वेव जा रहा है एक्स एक्सिस में, ठीक है, क्योंकि एक्स जेड सॉरी वेव जो जा रहा है वो जेड एक्सिस में जा रहा है, क्योंकि जेड में जो है वो जो लूप है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो वेव जो है जेड में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ब्लू लाइन से डिनोट किया गया है वो ऑसिलेट कर रहा है एक्स एक्सिस में, ठीक है, एक्स एक्सिस को ऊपर लिया है, और जो वाई एक्सिस में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है कि नहीं? यस यस सर। सर। देख रहे हो ना? ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने क्या किया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा, ठीक है, फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक्स डायरेक्शन में है वो ई नॉट, ठीक है, साइन, साइन का ही कर्व बन रहा है ना ऊपर नीचे, ठीक है, साइन के एक्स माइनस ओमेगा की, नहीं सॉरी के जेड माइनस ओमेगा की, के जेड माइनस ओमेगा की, इसका मतलब भी अभी समझाएंगे। और बी जो कि वाई डायरेक्शन में है, इक्वल टू बी नॉट, बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा की, ये दोनों से में सेम ही आएगा, ये वाला जो साइन के अंदर का क्वांटिटी है ना, दोनों में सेम ही आएगा। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। ठीक है, तो साइन का जो अंदर का क्वांटिटी है ना वो दोनों में सेम ही आएगा। अब देखो यही हमें क्या बताएगा, यही हमें क्या बताएगा कि एक्स ये जो वेव का डायरेक्शन क्या है। तो साइन के अंदर देखो के साथ एक्स जेड है ना, यहाँ भी देखो के का साथ जेड है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि वेव है वो जेड एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है। साइन के में जो भी होगा ना अंदर, मान लो पे एक्स नहीं है, यहाँ पे एक्स आ गया, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि वेव एक्स में जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जेड आ जाएगा फिर, ठीक है, क्योंकि तीनों आपस में परपेंडिकुलर ही होना है। तो यहाँ पे अगर एक्स आ गया तो फिर यहाँ पे एक्स नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये पता क्या चल रहा है कि के जेड, ठीक है, के जेड लिखा हुआ है माइनस ओमेगा की, के जेड माइनस ओमेगा की, ठीक है। तो साइन के अंदर अगर जेड लिखा हुआ है या एक्स लिखा हुआ है, वाई लिखा हुआ है, तो उससे पता चलता है कि वेव का डायरेक्शन, ठीक है। तो इससे पता चलेगा डायरेक्शन ऑफ वेव, ठीक है, ठीक है। यस सर। अब पॉजिटिव जेड में है या निगेटिव जेड में, हो सकता है कि वेव इधर भी जा सकता है ना निगेटिव जेड की तरफ। तो अगर देखो इसका ये दोनों अगर
देखो इस एक का साइन पॉजिटिव है, एक का साइन नेगेटिव है, यहाँ भी एक का साइन पॉजिटिव है, एक का साइन नेगेटिव है। तो अगर नेगेटिव पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो उसको हम कंसीडर करेंगे पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तो उसको हम कंसीडर करेंगे नेगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग। और कौन सा एक्सिस जो रहेगा, अगर मान लो कि यहाँ पे माइनस के जेड और माइनस ओमेगा की रहता तो दोनों निगेटिव यानी माइनस जेड एक्सिस के लॉन्ग वेव मूव करेगा, ठीक है। यस सर। तो अगर एक बात बताओ, मेरे पास ई जेड इक्वल टू मान लो ई नॉट साइन के वाई प्लस ओमेगा की है, तो बता सकते हो वेव का डायरेक्शन? नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्या? नेगेटिव वाई, क्योंकि इसके अंदर वाई है ना, यस सर। और दोनों पॉजिटिव है ना, दोनों पॉजिटिव है ना, दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव हो तो निगेटिव एक्सिस। और कौन सा निगेटिव? निगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है, वेव का मोशन है, ठीक है, मोशन ऑफ वेव है, ठीक है। यस सर। इसी तरह अगर मान लो कि हमें b इक्वल टू लिखा हुआ है, ठीक है, मान लो कि बी एक्स इक्वल टू बी नॉट साइन के जेड, या ऐसा लिख लेते हैं साइन ओमेगा की माइनस के जेड, इसमें प्लस पॉजिटिव जेड सर। प्लस जेड। पॉजिटिव पॉजिटिव जेड ना, यस सर। यस सर। ठीक है, प्लस जेड की तरफ, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेव है। तो डायरेक्शन ऑफ वेव वो साइन या कॉस का जो भी फंक्शन है उसके अंदर क्या है, ठीक है, के साथ क्या है, के साथ अगर एक्स है तो वेव का मोशन एक्स के लॉन्ग होगा, के साथ अगर वाई है तो वेव का मोशन वाई के लॉन्ग होगा, के साथ अगर जेड है तो वेव का मोशन जेड के लॉन्ग होगा। और कौन सा जेड एक्स या वाई पॉजिटिव निगेटिव हुआ, पॉजिटिव या निगेटिव, तो उसके लिए हम अगर बात करें तो उसके लिए हम साइन देखेंगे। अगर दोनों का साइन, दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव हो गया तो निगेटिव एक्सिस के लॉन्ग, और एक पॉजिटिव कोई एक निगेटिव हो गया तो वो पॉजिटिव एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। यस सर। माइनस प्लस या प्लस माइनस कुछ भी हो तो वो नेगेटिव एक्स के लॉन्ग, ठीक है। ये क्लियर है? क्लियर है सर। यस सर। चलो, तो हमने यहाँ से लिखा, थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। ई एक्स इक्वल टू ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा की, ठीक है, और बी वाई इक्वल टू बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा की एक वेव का इक्वेशन है जो कि पॉजिटिव एक्स की तरफ मूव कर रहा है। इसका जो सॉरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स के अलॉन्ग ऑसिलेट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड है वो वाई के अलॉन्ग। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ई एक्स बी वाई ना लिख के आई कैप जे कैप, ठीक है। यहाँ से तुम बताओगे आई कैप, ई जो है वो आई कैप की तरफ है, बी जो है वो जे कैप की तरफ है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव ये कर रहा है ऑसिलेट। ये आई कैप एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है ना, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और यस ये जे, तो इस तरह से भी लिखा रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन में ज्यादातर इसी तरह से लिखा रहता है कि ई नॉट, देखो ये जे कैप कभी यहाँ पे भी आ सकता है, हो सकता है यहाँ भी लिखा जा सकता है, या इसके साथ भी लिखा जा सकता है। तो समझ जाना कि ये ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है, और ये जो है वो ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ से पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा है, और वेव जो है वो जेड डायरेक्शन में जा रहा है। तो और यहाँ पे ई नॉट और जो बी नॉट है ना वो पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि देखो ये सब वेव जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ घट रहा है ना, तो ई नॉट जो है वो पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और बी नॉट जो है वो पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो ई नॉट जो है वो पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अगर हम ई आर एम एस निकालना चाहे तो ई आर एम एस जो आ जाएगी ई नॉट बाई रूट टू, ठीक है। और जो बी नॉट जो है ना वो पीक वैल्यू ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम BRMS निकालना चाहें तो BRMS आ जाएगी B0/√2। ठीक है, यस sir. सर। क्लियर है ना RMS? ठीक है, अब बोलोगे ओमेगा क्या है, तो ओमेगा फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, ओमेगा इक्वल टू 2πf। ठीक है, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी जो आ जाएगी वेव की ω/2π। तो ओमेगा क्या है, ओमेगा जो है कोफिशिएंट ऑफ टी है, तो कोफिशिएंट ऑफ टी के साथ जो भी रहेगा ना वो ओमेगा का काम करेगा। ठीक है, Yes sir. ठीक है। और यहाँ पे के जो है वो कोफिशिएंट ऑफ जेड है। यहाँ पे तो जेड है, कभी हो सकता है यहाँ पे एक्स भी हो या कभी वाई भी हो। ठीक है, तो के, ये क्लियर है ना, ओमेगा जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव आ जाएगी ω/2π। Yes sir. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव जो आ जाएगी ω/2π। ठीक है, और अगर टाइम निकालना हो, टाइम पीरियड, तो टाइम जो है 1/फ्रीक्वेंसी यानी 2π/ω। ठीक है, क्लियर है? Yes sir. ठीक है, अब बोलोगे कि के कैसे रिलेटेड है, तो जो के है, के के जो यहाँ पे है ना, के जो यहाँ पे जेड या एक्स या वाई के साथ कोफिशिएंट रहेगा ना, वो उसको हम के बोलेंगे। ठीक है, के जो है वो एक तरह से स्पीड ऑफ वेव से रिलेटेड है। ठीक है, ये ओमेगा इक्वल टू के भी होता है। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू के भी होता है, तो के का वैल्यू जो होगा ना वो हो जाएगी ω/v। ठीक है, ओमेगा तो पता ही है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ वेव, और v जो है वो है वेलोसिटी ऑफ वेव। के को हम लोग वेव नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ तुम के का वैल्यू देख लो कि के जो होगा ω/v होगा। ठीक है, या अगर हम के को लैम्डा के टर्म में, वेवलेंथ के टर्म में लिखना चाहें, तो के का वैल्यू होगा 2π/λ। ठीक है, के का वैल्यू जो होगा 2π/λ। ठीक है, क्योंकि देखो होता क्या है ना, कि ये जो वेव है ना, मान लो कि ये इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक एक जो वेव बनाता है ना, इसका जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लैम्डा बोलते हैं, वेवलेंथ। ठीक है, Yes यस sir. सर। तो अगर मान लो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है वेव, और ये यहाँ से यहाँ आने में एक टाइम पीरियड लिया t, तो लैम्डा क्या आ जाएगा, v/t ना। यस बोलो, सर। तो लैम्डा जो आ जाएगा v/t। ठीक है, तो यहाँ से v को हम लोग लिख सकते हैं λ/t। ठीक है, और इस v का वैल्यू यहाँ पे रखोगे। ठीक है, तो λ/t और t के जगह 2π/ω, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, Yes sir. तो एक तो ये भी लिख सकते हो, या तो तुम ऐसे ही याद करो, ओमेगा इक्वल टू के भी। ठीक है, तो इससे आ गया के इक्वल टू ω/v, या के इक्वल टू 2π/λ। ठीक है, Yes यस sir. सर। समझ गए? अब तुम बोलोगे कि सर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पीक वैल्यू या RMS वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड का पीक वैल्यू या RMS वैल्यू, या चलो पहले तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और सी आपस में कैसे रिलेटेड है। इसके बीच भी फार्मूला है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा E/c। ठीक है, सी जो है स्पीड ऑफ वेव है। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है ना, कि जो वेव होता है ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो स्पीड ऑफ लाइट से ही मूव करता है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम में अगर हम बात करें ना, तो वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल ही होगा, वेलोसिटी ऑफ EM वेव। ठीक है, इन वैक्यूम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और सी का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सी कुछ और नहीं, स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है,
सी जो है स्पीड ऑफ लाइट, तो बी इक्वल टू ई बाई सी, या हम ऐसे लिख सकते हैं बी नॉट इज इक्वल टू ई बाई सी, ठीक है, ई नॉट बाई सी, या बी आर एम एस इज इक्वल टू ई आर एम एस बाई सी, ठीक है। हेलो, यस सर। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में क्या देता है ना, क्वेश्चन में क्या करता है ना कि तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दे देगा, और 4 ऑप्शन दे देगा मैग्नेटिक फील्ड का, तुम बताओ कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड के केस में ये वाला तो साइन के अंदर वाला तो सेम ही रहेगा, है ना। यस सर। चेंज क्या होगा, एक तो बी नॉट चेंज होगा और एक डायरेक्शन चेंज होगा। अगर ये एक्स में है तो हमें पता करना होगा कि उसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो एक तो देखो, अगर मेरे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का दे दिया इक्वेशन, तो ई नॉट पता हो गया ना, तो हमें बी नॉट कैलकुलेट करना है ना। यस सर। तो बी नॉट हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, या कभी मान लो कि बी नॉट दे दिया, ई नॉट कैलकुलेट करना है, तो ई नॉट इक्वल टू बी नॉट इंटू सी लिख सकते हैं ना, ई नॉट इक्वल टू बी यस नॉट सर। इंटू सी। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, इसका की वैल्यू ये रहेगा, क्लियर है। यस सर। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि एक इक्वेशन दे देगा, मैक्सिमम टाइम यही देखा गया कि एक इक्वेशन दे देगा और दूसरा इक्वेशन पूछ लेगा, कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दे दिया और पूछ लिया कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। अब बोलेंगे कि डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, तो डायरेक्शन के लिए ना देखो क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है, ठीक है। डायरेक्शन के लिए क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है कि हम लोग डायरेक्शन कैसे बताएंगे। तो देखो अगर कोई दो का डायरेक्शन, अगर मान लो तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ही दे दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 3, मान लो 3 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ऐसा दे दिया, और ये मान लो जे कैप, तो तुम्हें तो एक तो ये पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी सी का डायरेक्शन, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट ना, या स्पीड ऑफ वेव ना, तो सी का डायरेक्शन है वो, यहाँ से पता चला कि इसके अंदर एक्स है, और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव एक्स यानी आई कैप की तरफ, ठीक है। और ई का डायरेक्शन जो है वो यहाँ से पता चल रहा है कि ये जे लगा हुआ है तो जे कैप की तरफ, ठीक है। यस सर। यस। ठीक है, तो अब हमें बी का डायरेक्शन बताना है कि बी का डायरेक्शन क्या होगा। तो यहाँ से देखो, तुम तो पहले अगर तुम लिखना चाहो बी का इक्वेशन, तो बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये तो होगा ही, ठीक है। और बी नॉट का वैल्यू तुम निकाल सकते हो, बी नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई सी, और ई नॉट का वैल्यू 3 है कि नहीं। यस यस सर। तो सर। यहाँ से तो तुम बी नॉट निकाल लोगे, ठीक है, बी नॉट निकाल के यहाँ पुट कर दोगे, तो ये आधा काम तो हो गया, ठीक है। लेकिन अब इसका डायरेक्शन कैसे बताओगे, तो डायरेक्शन के लिए क्रॉस प्रोडक्ट का रूल आया आया है कि अगर तो बी नॉट का डायरेक्शन अगर बताएं, तो बी कैप इज इक्वल टू होगा सी कैप क्रॉस ई कैप, क्रॉस प्रोडक्ट मैंने सिखाया था ना, यस सर। यस सर। ठीक है। सी कैप क्रॉस ई कैप, यानी सी कैप देखो आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे के डायरेक्शन में बी होगा, तो आई क्रॉस जे करोगे तो ये देखो आई क्रॉस जे पॉजिटिव के आएगा ना, इस डायरेक्शन में यस सर। पॉजिटिव आता था ना, तो आई क्रॉस जे पॉजिटिव के, यानी ये के डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो जो बी होगा वो बी नॉट, जो वैल्यू निकालोगे बी नॉट साइन ओमेगा की माइनस के एक्स इंटू के कैप, ठीक है। ये अब कंप्लीट हो गया डायरेक्शन के साथ, ठीक है। तो यस सर। एक तो ये हो गया बी इक्वल टू ई क्रॉस सी, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं ई इक्वल टू, ध्यान देना, ई इक्वल टू बी कैप, सॉरी कैप लगा दो, क्रॉस सी कैप, और जो सी कैप होगा ना वो होगा ई क्रॉस बी, ठीक है। तो ये तीन, अगर बी दिया हुआ है तो इस तरह से डायरेक्शन देखेंगे,
सॉरी, अगर ई दिया हुआ है, बी फाइंड आउट करना है, बी का डायरेक्शन, तो ई सी और ई का डायरेक्शन पता रहेगा तो दोनों को क्रॉस करेंगे। अगर ई दिया हुआ है, ठीक है, ई का फाइंड आउट करना है तो बी क्रॉस सी का करेंगे। अगर सी का फाइंड आउट करना है, कभी कभी होगा कि ई और बी दोनों दे देगा, पूछेगा कि स्पीड ऑफ वेव बताओ, डायरेक्शन ऑफ वेव बताओ, तो ई क्रॉस बी कर देंगे। ठीक है, यानी ये दोनों का यस डायरेक्शन पता रहेगा। ठीक है, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आई के तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड जे के तरफ है, तो आई क्रॉस जे के तरफ होगा ई सी। ठीक है, यानी जो वेव है वो जेड डायरेक्शन की तरफ ऑसिलेट करेगा। क्लियर है ये? यस सर। तो ये डायरेक्शन है। कोई एक भी याद रहेगा ना आपको तो काम चल जाएगा। ठीक है, कोई एक भी याद रखोगे ना, ई इक्वल टू बी क्रॉस सी, तो इससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, ई कैप इक्वल टू बी क्रॉस सी, तो इससे तुम्हें थोड़ा सा मेहनत ये करना पड़ेगा कि मान लो यहाँ पे तुम्हें बी और ई का पता है। ठीक है, बी और ई का पता है, तो तुम यहाँ पे ऐसे सोच सकते हो कि बी में क्या क्रॉस करे कि ये इसका आ जाए। कि मान लो हमें पता है कि मान लो कि पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स के डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में होगा। और मान लो कि हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। तो हम के में क्या क्रॉस करें कि आई आ जाए, तो वही डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सी का ना। तो के क्रॉस क्या करे कि आई आ जाए, तो के क्रॉस जे करेंगे तब ना आई आएगा। यस सर, के क्रॉस जे। ठीक है, सॉरी सॉरी, के क्रॉस जे करेंगे तब तो आई नहीं आएगा ना, के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई आ जाएगा। ठीक है, तो एक मिनट, के क्रॉस जे प्लस कर सकते हैं हम लोग, के क्रॉस आई करेंगे तो जे आएगा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा ना इधर उधर हो गया है थोड़ा, ऐसा होगा नहीं। मान लो ये जे के तरफ ही है। ठीक है, तो जे क्रॉस क्या करे कि आई आ जाए। ठीक है, तो जे क्रॉस के करेंगे तो आई आएगा ना, यस यस सर। सर। जे क्रॉस के आई। तो इस तरह से तुम कर सकते हो अगर कोई एक भी याद है तो। ठीक है, अगर कोई भी एक भी याद रख लोगे ना तो इस तरह से तुम कर सकते हो चेक, कि अगर मान लो ये पता है तो सोचोगे कि इसमें क्या क्रॉस करे कि इसका डायरेक्शन आ जाए, तो उसी डायरेक्शन से तुम सी निकाल सकते हो। समझ गए? यस सर। तो तीनों याद रखना तो थोड़ा टफ हो जाएगा। कोई एक भी याद रखोगे तो, मुझे भी एक ही याद है, ये वाला, ई इक्वल टू बी क्रॉस सी। ठीक है, यस सर। तो कोई एक भी याद रखोगे ना उससे काम चल जाएगा। ठीक है, तो चलो, और ये सब भी याद रख लेना कि के इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा होगा। ठीक है, अभी ये सब का भी वैल्यू पूछ सकता है, ओमेगा या टाइम पीरियड का ठीक है, ओमेगा 2 पाई एफ, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा ओमेगा बाई 2 पाई। ये सब याद रख लेना आप लोग। ठीक है, यस सर। समझ गए? यस। चलो हम इंटेंसिटी की बात करें थोड़ा सा, ये ऐसा लिख लो, थोड़ा सा स्पीड ऑफ वेव को देख लो। स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट की अगर बात करें, स्पीड ऑफ लाइट, तो इसका वैल्यू होता है 1/√μ0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये है परमिटिविटी और परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो जो स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू है ना, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ जो आया है वो इसी फार्मूला से आया, सी इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, या स्पीड ऑफ यस सर। ईएम वेव इन वैक्यूम। ठीक है, तो अगर किसी मीडियम की बात करें, तो स्पीड इन मीडियम की अगर बात करें तो वो हो जाएगा 1
रूट अंडर म्यू आर ई आर म्यू नॉट ई नॉट। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, सी एट एनी मीडियम, सी एट मीडियम इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट म्यू मीडियम, म्यू सॉरी ई मीडियम, बोलो, जैसे कि म्यू नॉट ई नॉट तो ये वैक्यूम का था। फिर हम इसको थोड़ा सा रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी के टर्म में लिखे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, रूट अंडर म्यू एम को म्यू आर इंटू म्यू नॉट और ई एम को ई एम को लिख सकते हैं ई आर इंटू ई नॉट। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएगा, रूट अंडर 1 अपॉन रूट म्यू नॉट ई नॉट रूट म्यू एम ई एम, अलग अलग कर लिए थोड़ा सा दोनों को। ठीक है, तो ये तो स्पीड ऑफ लाइट सी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी बाई रूट आर ना, रिलेटिव के टर्म में ना, म्यू आर ई आर, म्यू आर ई आर। तो सी एक मीडियम जो आ जाएगा वो आ जाएगा सी अपॉन रूट रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमेबिलिटी का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, यस सर। तो ये है स्पीड ऑफ वेव। ठीक है, स्पीड ऑफ ईएम वेव, समझ गया? यस सर। तो ये देखो सी जो आया 1 अपॉन रूट म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट, तो इसका जो यूनिट है ना, इसका यूनिट भी स्पीड के यूनिट के बराबर ही होगा, समझ गया? यस तो सर। रूट म्यू 1 अपॉन रूट म्यू नॉट, या ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट का पावर माइनस हाफ। तो इसका भी यूनिट जो होगा ना, ये इसलिए बता रहा हूँ, इसका भी यूनिट और डायमेंशन जो होगा ना वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही होगा, इसलिए क्योंकि ये यूनिट एंड डायमेंशन में आ चुका है कि बताओ इसका डायमेंशन क्या होगा। तो इसका भी डायमेंशन स्पीड के डायमेंशन के बराबर ही होगा, क्योंकि ये सी इक्वल टू ये है ना, यानी स्पीड इक्वल टू ये है, तो इसका भी डायमेंशन जो आएगा वो स्पीड एल टी के पावर -1 के बराबर ही आएगा। ठीक है, यस यस सर। सर। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। यस। अब देखो होगा क्या ना, एनसीईआरटी थोड़ा सा देख लो पीछे नीचे, ये सब तो हो गया ना कवर। हम्म। अब देखो एक टर्म आता है इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी जो होता है ना, ईएम वेव का जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी जो आएगा, देखो, या इंटेंसिटी बोले या एनर्जी डेंसिटी बोले वो सेम ही होगा। ठीक है, इंटेंसिटी या एनर्जी डेंसिटी वो आएगा हाफ इप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। ठीक है, ये तो एनर्जी डेंसिटी हुआ इंटू सी। ठीक है, तो इंटेंसिटी कुछ और नहीं, एनर्जी डेंसिटी जो कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था इंटू सी होगा। या अगर हम इसको मैग्नेटिक के टर्म में लिखना चाहें तो हाफ मैग्नेटिक के केस में म्यू नॉट इंटू बी नॉट का स्क्वायर, ये लिखा था ना हमने, बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, यस सर। बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट इंटू सी। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, सी से, तो वो क्या आ जाएगा, इंटेंसिटी। तो ये टोटल इंटेंसिटी है। अगर हम सिर्फ इंटेंसिटी ड्यू टू, और देखो दोनों के कारण इंटेंसिटी जो होता है ना वो आधा आधा होता है, कंट्रीब्यूट होता है, तो सिर्फ हम इंटेंसिटी की ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहे तो वो इसका आधा, हाफ ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है,
अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के कारण लिखना चाहे तो हाफ ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। तो तुम किसी एक के कारण निकाल लेना, ठीक है, और उसका आधा कर दोगे ना, ठीक है, तो वो इसका आधा, ठीक है, इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आ जाएगा 1/4 टाइम्स ई नॉट स्क्वायर अपॉन सी, और ये आ जाएगा 1/4 टाइम्स बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इंटू सी, ठीक है। यस सर। तो इंटेंसिटी दोनों के कारण सेम ही होता है, इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम ही होगा। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये आई टोटल लिखा हुआ है दोनों के कंट्रीब्यूशन के साथ, ठीक है। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाएगा, क्योंकि दोनों का सेम ही होता है, या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाएगा, ठीक है। यस सर। तो थ्योरी में यही था अपना, ठीक है, थ्योरी में ईएम वेव में आज का यही है। चलो एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। एक बार एनसीईआरटी आप लोग अच्छे से देख लेना, ठीक है। ओके सर। यस सर। ठीक है, हेलो। यस। यस सर। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन लिखो। ये मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। जहाँ से मैंने क्वेश्चन दिया वहाँ पे ये जेई मेन, ये क्वेश्चन जो है ना ये जेई मेन 2020 में आया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन दिया हुआ है और हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन पूछा है, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग लिखो इससे, ठीक है। यस सर। चलो सर फाइंड क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन, देखो सबसे पहले तो तुम यहाँ पे देखो, डी नॉट का वैल्यू अपने पास दिया 1.2 इंटू 10⁻⁻7 है कि नहीं। यस यस सर। सर। तो ई जो आ जाएगा ई नॉट वो आएगा बी नॉट इंटू सी, है कि नहीं। यस यस सर। सर। तो ई नॉट का वैल्यू आ जाएगा बी नॉट 1.2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू सी 3 इंटू 10⁸ तो ये देखो 7, और ये एक बचेगा यहाँ तो 36 आ जाएगा, है कि नहीं, यस ई नॉट सर। का वैल्यू। तो और बीच वाला सब टर्म तो उसी तरह से रहेगा, तो यहाँ से बी जो आ गया वो आ गया बी नॉट, जो कि बी नॉट का वैल्यू आया 36 इंटू 36 साइन जो भी है 0.5 इंटू 10⁻³ प्लस 1.5 इंटू 10⁻11t। और देखो इसका डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखो जो वेव है
वो किधर जा रहा है, वेव का वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, सी का डायरेक्शन क्या है, सी कैप का -x। माइनस आई, हाँ माइनस आई, और बी का डायरेक्शन ए कैप। तो हमने लिखा था ना ई कैप इक्वल टू बी क्रॉस सी, है ना, यही लिखा था ना, यस सर। इक्वल टू बी क्रॉस सी। ठीक है, तो बी क्रॉस सी यानी बी का डायरेक्शन है के क्रॉस माइनस आई। ठीक है, तो तुम माइनस बाहर ले लो, के क्रॉस आई करोगे तो क्या आएगा, बता सकते हो? आई जे के, तो के क्रॉस आई करोगे तो जे आएगा ना, ये डायरेक्शन में यस पॉजिटिव होता है ना, तो ये माइनस जे। ठीक है, क्योंकि एक माइनस था ना पहले, यस यस सर। है सर। कि नहीं? तो बी नॉट जो आएगा माइनस जे के डायरेक्शन में, तो -36। ठीक है, साइन जो भी है वो, और जे कैप। ठीक है, इस माइनस को हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, यस सर। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, अब देखो तुम्हें थोड़ा सा और पढ़ना है, क्या है इसमें बता देता हूँ। ठीक है, जो रीडिंग देना है आप लोगों को, ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, इसमें तुम्हें सिर्फ ये सब पढ़ना है, गामा रे, एक्स रे वगैरह के बारे में। ठीक है, कि देखो अपने पास जो वेव है ना, वो सबसे पहले माइक्रोवेव। ठीक है, माइक्रोवेव के बाद आया इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड को आईआर लिख देते हैं। फिर आया विजिबल, विजिबल में विबजियोर आ गया। ठीक है, फिर आ गया यूवी रे। ठीक है, फिर आ गया एक्स रे। ठीक है, फिर आ गया गामा रे। ठीक है, दिख रहा है ना? यस सर। ठीक यस है, सर। तो इधर जाने से क्या होता है ना, इधर जाओगे, ठीक है, इधर जाने से क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वेव का। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को ना हम लोग इस तरह से म्यू से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे ना तो वो फ्रीक्वेंसी ही होता है। एफ लिखो या ऐसे म्यू लिखेंगे ना तो ये भी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। ठीक है, और क्या होगा, लैम्डा वेव लेंथ वो घटेगा। ठीक है, वेव लेंथ घटेगा और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। ठीक है, यस सर। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रे का होता है, फिर एक्सरे, फिर यूवी। ठीक है, और सबसे कम माइक्रोवेव का, इंफ्रारेड। अब तुम्हें क्या करना है, रीडिंग देना है सभी के बारे में, सभी के बारे में लिखा हुआ है, सभी का यूज वगैरह क्या होता है, रेडियोवेव, माइक्रोवेव। देखो रीडिंग क्या दे सकते हो, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड वेव, विजिबल, यूवी। ठीक है, एक्सरे, गामा रे। तो एक बार इसको रीडिंग देना, और जो जो पॉइंट तुम्हें लगेगा कि नोट करने लायक है उसको नोट कर लेना तुम लोग, इसका यूज वगैरह, क्योंकि इस पे एक बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ओके सर। यस सर। ठीक है, तो इसका यूज वगैरह आप लोग लिख लोगे। ठीक है, यूवी अल्ट्रावायलेट एक्सरे वगैरह का तो कहाँ यूज होता है पता ही है, माइक्रोवेव का यूज होता है माइक्रोवेव में। ठीक है, एक रेडियो वेव भी होता है, रेडियो वेव के बारे में नहीं लिखा हुआ इसमें। ठीक है, माइक्रोवेव से पहले रेडियो वेव होगा। ठीक है, सर। रेडियो वेव, समझ गया? हाँ, रेडियो वेव तो लिखा हुआ है ना ऊपर, हाँ। ठीक है, यस। रेडियो वेव को रेडियो वगैरह में, ये सब में रेडियो वेव यूज होता है। माइक्रोवेव, जो माइक्रोवेव ओवम होता है ना वहाँ पे उसका यूज होता है। इंफ्रारेड, विजिबल तो हम लोग देखते हैं जो लाइट है वो। ठीक है, यूवी अल्ट्रावायलेट है, ठीक है, इसका भी कहीं यूज होता है। एक्सरे तो एक्सरे में होता है, गामा रे तो सबसे ज्यादा एनर्जी फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, तो इस सबका कहीं ना कहीं यूज वगैरह है। ठीक है, तो इसको आप लोग रीडिंग दे देना है। क्लियर है? बोलो। यस सर। तो एक बार कल आप लोग इसको रीडिंग दे लोगे। ठीक है, पूरा आ जाता हूँ यहाँ पे। तो कल आप लोगों को क्या करना है, पूरा रीडिंग लेना है। कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ लगे नया, ठीक है, तो वो कल पूछ लेना। कल क्या करेंगे हम लोग, अ, दो तीन क्वेश्चन इसका कर लेंगे, उसके बाद हम लोग नया चैप्टर पे आएंगे। ठीक है, इसमें इतना ही है।
ये चैप्टर छोटा है, इसका मतलब ये नहीं समझना क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन आते हैं इससे, एक क्वेश्चन तो रहेगा है। और ज्यादा चांस है ना, ज्यादा चांस है क्वेश्चन इक्वेशन वाला ही रहे, ठीक है। लेकिन पढ़ना पूरा है, ठीक है। कहाँ से आ जाए कब क्या कोई पता नहीं है, ठीक है। यस सर। समझ गए? तो अच्छे से एक बार रीडिंग दो, सभी का यूज वगैरह देखो। और अगर चाहते हो तो तुम आप लोग एनसीईआरटी इसमें से कर सकते हो, इसका एनसीईआरटी कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस, या आपके पास मॉड्यूल वगैरह है या कोई है ना, तो उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो ईएमबीएम का, ठीक है। 10-20 क्वेश्चन लगा लो इसका, समझ गए। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो आप लोग क्या करना, जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो मुझे पहले भेज देना, ठीक है। हम लोग क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। आप व्हाट्सएप पे भेज देना मुझे, ठीक है। अगले क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। समझ गए सभी? यस सर। कि एक क्वेश्चन फिक्स है इस चैप्टर से, ठीक है। 90% चांस है कि एक क्वेश्चन आएगा ये वेब से, क्लियर है? यस चलो, सर। यस तो सर। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर, ओके। ओके सर। ओके, ओके सर। बाय, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट।